हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी के टाइप और उसके सब टाइप। आज हम जानेंगे कि मेमोरी के जो भी प्रकार हमने पिछली वीडियो में देखे थे, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इनके सब टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार की प्राइमरी मेमोरीज होती हैं और कितने प्रकार की सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं और इनका कार्य क्या क्या होता है। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में और उनके सब कैटेगरीज क्या होती हैं, आइए देखते हैं। हमारी मेमोरी जो होती है इसको दो भागों में बांटा गया था। प्राइमरी मेमोरी, जिसे मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। आगे देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, रैम, रोम। इसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इसमें हार्ड डिस्क आती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है। इनके भी फर्दर कैटेगरीज होते हैं, लेकिन आज हम इतनों के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर इनके फर्दर कैटेगरीज के बारे में आज हम डिस्कस करने बैठ गए तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि ये सब क्या होते हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है। स्टार्ट करते हैं रजिस्टर से। तो रजिस्टर्स हमारे कंप्यूटर में मौजूद सबसे छोटी मेमोरी होती है। इसका साइज मात्र 10 से 15 KB होता है। ये जितने भी साइज मैं आपको बताने वाला हूँ, इन सभी के साइजेस एज रिटन इन बुक्स हैं। किताबों के द्वारा या फिर थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी साइजेस आप लोगों को बताए जाते हैं, मैं वही साइजेस आपको बता रहा हूँ। हालांकि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बदल रही है आज की डेट में, उस हिसाब से इन सभी के साइज काफी ज्यादा अब बढ़ चुके हैं। आज की डेट में काफी ज्यादा बड़े बड़े साइज की हमारे रजिस्टर्स, कैश, रैम, रोम आने लगी हैं, लेकिन मैं एक एवरेज साइज लेकर के चल रहा हूँ। तो अभी के लिए मान लेते हैं हमारे जो रजिस्टर है उसका साइज कुछ केबीज का ही होता है। लेट्स से 10 से 15 KB का ही होता है। तो ये हमारे कंप्यूटर की जो सबसे छोटी मेमोरी होती है। तो इस सबसे छोटी मेमोरी का काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारे कंप्यूटर में लगे हुए प्रोसेसर, जो कि मेन प्रोसेसिंग का काम करता है। प्रोसेसर जब किसी इंस्ट्रक्शन या फिर निर्देश की प्रोसेसिंग कर रहा होता है, तो एक प्रोसेसर जब एक इंस्ट्रक्शन या फिर निर्देश की प्रोसेसिंग कर रहा है, उसी दौरान अगला आने वाला इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है उसको स्टोर करने का काम करता है हमारे रजिस्टर। यानी कि हमारा रजिस्टर नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन जो प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू या फिर प्रोसेसर के पास आने वाला है, उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है। उदाहरण के रूप में अगर आप समझना चाहें तो मैं कहता हूं कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के रूम के अंदर एंट्री करने से पहले आप प्यून बताता है कि अगला किसका नंबर है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो प्यून का काम करते हैं। तो अगले आने वाले निर्देश या फिर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करके रखते हैं। इसमें कोई डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 10 से 15 KB का साइज काफी ज्यादा छोटा होता है। इसमें आप एक अगर ऑडियो फाइल को भी स्टोर करना चाहो तो वो भी 1, 2 या फिर 3 MB का साइज रखती है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू 10 से 15 KB। नेक्स्ट मेमोरी की बात करते हैं, हमारी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को बफर मेमोरी भी बोला जाता है। अब क्या है ये बफर मेमोरी या फिर कैश मेमोरी, चलिए देखते हैं। हमारी जो कैश मेमोरी होती है इसका निर्माण किया गया काफी बाद में। पहले जब कंप्यूटर का विकास किया गया तब हमारे पास रैम अवेलेबल थी, रोम अवेलेबल थी, हार्ड डिस्क अवेलेबल थी, लेकिन धीरे धीरे हमारी जरूरत के अनुसार कैश मेमोरी और रजिस्टर्स ने अस्तित्व लिया। हमारी कैश मेमोरी का काम होता है जब भी डेटा मेमोरी से उठाकर प्रोसेसर के पास प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है, तो अगर प्रोसेसर के डेटा को कैप्चर करने की स्पीड और मेमोरी के डेटा को फेच करने यानी कि देने की स्पीड में डिफरेंस आ जाता है। मान लिया हमारा प्रोसेसर थक जाता है और इसकी डेटा को कैप्चर करने की यानी कि डेटा को ग्रहण करने की क्षमता या स्पीड कम हो जाती है और हमारी मेमोरी फास्ट स्पीड से डेटा को फेच कर रही है, यानी कि डेटा को सेंड कर रही है प्रोसेसर के पास। तो उस दौरान हमारा जो प्रोसेसर होता है वो सारे के सारे डेटा को स्टोर नहीं कर पाता है और कुछ डेटा का लॉस हो जाता है। ऐसे केस में बचे हुए डेटा को स्टोर करके थोड़े समय के लिए रोक कर रखने का काम करती है कैश मेमोरी, ताकि जो बचा हुआ डेटा है वो बर्बाद ना जाए, वो वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर डेटा बचा हुआ रह गया और पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन सीपीयू यानी कि प्रोसेसर के पास नहीं पहुंच पाता है, तो हमारा प्रोसेसर
आधे अधूरे निर्देश को एग्जीक्यूट करेगा या उस पर प्रोसेसिंग करेगा। इससे जो आंसर निकल के आएगा वो भी गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसलिए कैश मेमोरी का निर्माण किया गया बीच में, ताकि हमारी जो मेमोरी है और हमारा जो प्रोसेसर है इन दोनों के बीच एक बफर यानी कि थोड़े समय के लिए ठहराव का काम किया जा सके। बचे हुए डेटा को कैश मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है कुछ समय के लिए। जब हमारा प्रोसेसर एग्जीक्यूट होने वाले निर्देश को प्रोसेस करके निकाल देता है तो वापस हमारी कैश मेमोरी बचे हुए डेटा को प्रोसेसर को सेंड कर देती है, जिससे हमारा जो बचा हुआ डेटा था वो लॉस नहीं हो पाता है। इससे हमारे जो दिए गए निर्देश हैं वो सही से एग्जीक्यूट हो पाते हैं और हमारे प्रोसेसर द्वारा जो आने वाला आउटपुट होता है वो भी बिल्कुल सही निकलता है। इस प्रकार से हमारी मेमोरी और हमारे प्रोसेसर के बीच में एक बफर का काम या फिर थोड़े समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखने का काम करती है हमारी कैश मेमोरी। अगर एग्जांपल दूं तो आप एक बस स्टेशन के रूप में समझ सकते हैं कि जो हमारा बस स्टेशन होता है वहां पर यात्री आकर के कुछ समय के लिए वेट करते हैं और जब बस आती है तो वो बस पर चढ़ जाते हैं और चले जाते हैं। तो हमारा जो बस स्टॉप है या फिर बस स्टेशन है जहाँ पर यात्री आते हैं और कुछ समय के लिए वेट करते हैं, वो हमारा जो बस स्टॉप है वो हमारा कैश मेमोरी है, जहाँ पर कुछ समय के लिए डेटा आता है और फिर निकल जाता है। आइए देखते हैं अगली हमारी रैम मेमोरी के बारे में। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम का मतलब कहीं से भी कोई भी डेटा को उठा लेना अचानक से। आज की डेट में हम जो मोबाइल्स यूज करते हैं, हम जितनी भी डिवाइसेस यूज करते हैं, हमारे पास अगर हमारा मोबाइल है तो उस मोबाइल के अंदर बहुत सारे हमने ऑडियो फाइल्स यानी कि गानों को स्टोर करके रखा होता है। अगर हम किसी भी गाने पर टाइप करते हैं वो गाना तुरंत बजने लगता है। तो ढेर सारी फाइलों में एक गाने को अचानक से किसी भी गाने को कहीं से भी उठा करके प्ले कर देना या ओपन कर देना, ये काम होता है हमारी रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। ऐसा तो नहीं होता कि जितने भी गाने लेट से 1000 सॉन्ग्स रखे हुए हैं तो उन 1000 सॉन्ग्स में से आप अगर 57 नंबर का गाना आप प्ले करते हो तो पहले 1 वाला प्ले होगा, 2 वाला प्ले होगा एंड 3 एंड 4 करके सो ऑन करते 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 57 नंबर तक पहुंचता है और तब जाकर के 57 वाला प्ले होता है। ऐसा तो नहीं होता है ना। कभी भी हम 57 को, कभी 65 को या किसी भी नंबर के गाने को कभी भी अचानक से प्ले कर सकते हैं और वो तुरंत प्ले भी हो जाता है। ये सभी कुछ हमारी रैम की वजह से पॉसिबल होता है। पहले के जमाने में आपने देखा होगा कैसेट्स आती थी जिसमें 2 रोल्स होते थे, कुछ इस प्रकार से दिखती थी, जिसमें 2 सर्कल्स होते थे या फिर 2 व्हील्स होते थे और इसके ऊपर एक रील चलती थी यहाँ से वहां। इसमें जो गानों को स्टोर करने का प्रोसेस था वो सीरियल वाइज था। मान लिया एक तरफ से जो सॉन्ग हैं वो 7 सॉन्ग्स एक तरफ से स्टोर किए गए हैं। आपको अगर चौथे नंबर का गाना प्ले करना है तो आपको पहले 1 वाले को प्ले करना होगा, 2 वाले को प्ले करना होगा, 3 वाले को प्ले करना होगा या फिर कट करना होगा। उसके बाद आप पहुंचोगे चौथे नंबर वाले गाने को, तब जाकर के 4th नंबर वाला सॉन्ग प्ले होता था। लेकिन आज की डेट में हमारी रैम की वजह से हम किसी भी गाने को अचानक से तुरंत प्ले या इंस्टेंट प्ले कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो रैम होती है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसका मतलब है इसमें जो भी डेटा को स्टोर किया जाता है वो कुछ समय के लिए ही होता है, जो कि जब तक डिवाइस ऑन रहती है तब तक के लिए उसमें डेटा को स्टोर किया जाता है और उसके बाद डेटा को हटा दिया जाता है या फिर क्लियर कर दिया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? परमानेंटली स्टोरेज क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था आपको कि प्राइमरी मेमोरी का जो साइज होता है वो काफी कम होता है। इसको फास्ट प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया है। तो हमारी रैम का भी साइज, क्योंकि रैम जो होती है वो भी हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, तो इसका भी साइज कम होने की वजह से इसमें इंपॉर्टेंट डेटा को ही कुछ समय के लिए लाया जाता है और जब इसका यूज नहीं होता है तो इसको हटा दिया जाता है। तो हमारे कंप्यूटर में भी इसी तरह से रैम जो होती है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी की तरह वर्क करती है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक के लिए इसमें डेटा आता है और स्टोर होता है। जब इसका यूज खत्म हो जाता है, कंप्यूटर ऑफ होते ही इसमें रखा हुआ डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं रोम की तरफ। तो जो रोम होती है उसको नाम दिया गया है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रीड यानी पढ़ना। आप केवल इसमें रखे हुए डेटा को पढ़ सकते हो या फिर रीड कर सकते हो। ओनली मतलब केवल, आप इस मेमोरी से केवल डेटा को रीड करने का काम कर सकते हो। हमारे कंप्यूटर में जो लगी हुई रोम होती है उसमें रखे हुए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं या फिर डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोरेज के लिए बनाया गया है। आप कभी भी कंप्यूटर को, लेट से आपने एक नया कंप्यूटर खरीदा, नया कंप्यूटर खरीदने पर सबसे पहले जो शॉपकीपर होता है वो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एक विंडोज डाल करके
देता है। विंडोज को डालने से पहले की बात करें तो कंप्यूटर को ऑन करने ही आपकी स्क्रीन पर कुछ शो होता है। अगर आपको कुछ भी शो नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको विंडोज कैसे इंस्टॉल करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ना होने के केस में भी आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ मैसेज शो हो रहा होगा, आपको कुछ मैसेज शो किया जाता है जिनकी मदद से आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो। तो वो इंस्ट्रक्शंस, वो निर्देश, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले आपको दिखाए जा रहे हैं, वो सभी रोम में स्टोर होते हैं। रोम में बाय डिफॉल्ट आपको कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन में यूज किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर दिया जाता है और वो इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली रोम के अंदर स्टोर रहते हैं। हम अपने कंप्यूटर को चाहे जितनी बार फॉर्मेट करें, फॉर्मेट का अर्थ होता है डिलीट करना, सभी डेटा को क्लियर कर देना। तो कंप्यूटर को चाहे जितनी बार फॉर्मेट करें, चाहे जितना डेटा को डिलीट करें, रोम के अंदर रखे हुए वो इंस्ट्रक्शंस, वो डेटा कभी भी डिलीट नहीं होते हैं, जिनकी मदद से अगर हमारा कंप्यूटर खराब भी हो गया है तो हम अपने कंप्यूटर को रिकवर कर पाते हैं। तो रोम के अंदर रखे हुए डेटा को केवल हम पढ़ सकते हैं या फिर रीड कर सकते हैं। इसमें रखे हुए डेटा के अंदर हम एडिटिंग यानी कि चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही अपना नया डेटा सेव करा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। हार्ड डिस्क। हमारे कंप्यूटर में लगी हुई जो हार्ड डिस्क होती है वो सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसमें हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑडियो फाइल्स होती हैं, वीडियो फाइल्स होती हैं या फिर टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, इन सभी को परमानेंटली स्टोर करके रखने का काम करती है हमारी हार्ड डिस्क। जिन लोगों के पास कंप्यूटर है उन सभी ने देखा होगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर C, D, E, F एंड सो ऑन बहुत सारी ड्राइव्स लगी होती हैं। ये सभी के सभी पार्ट्स होते हैं हमारे हार्ड डिस्क के अंदर। इतने सारे पार्ट्स क्यों किए जाते हैं हम इस टॉपिक पर अभी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन सभी पर डिस्कशन करेंगे, आप लोग चिंता मत करें। फिलहाल के लिए इतना जान लें कि हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में लगी हुई सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसमें डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखने का काम किया जाता है। और इनमें रखा हुए डेटा तब तक डिलीट नहीं होता जब तक एक यूजर खुद अपनी फाइलों को जाकर डिलीट नहीं करता है। चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, कितना ही टाइम क्यों ना हो, जब तक आप खुद डिलीट नहीं करोगे इसमें रखा हुआ डेटा खुद डिलीट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं ऑप्टिकल डिस्क की तरफ। ऑप्टिकल डिस्क भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ऑप्टिकल डिस्क को आप रिमूवेबल डिस्क, रिमूव करने लायक स्टोरेज डिवाइस या फिर मेमोरी के रूप में समझ सकते हो। रिमूव करने वाली मेमोरी का अर्थ होता है कि ऐसी मेमोरीज जब आपको उस मेमोरी का यूज होता है, आप उस मेमोरी को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो और जब आपका यूज खत्म हो जाता है आप अपनी उस मेमोरी को कंप्यूटर से हटाकर अलग कहीं स्टोर करके रखते हो। वो मेमोरी कंप्यूटर में परमानेंटली स्टोर नहीं रहती है। ऐसी एक्सटर्नल या फिर रिमूवेबल डिस्क या फिर मेमोरी हमारी ऑप्टिकल डिस्क में आती हैं, जैसे कि CD हो गई, DVD हो गई और आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली पेन ड्राइव्स हो गई। ये सभी हमारी ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी मेमोरीज क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।